हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनी 144 में। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने क्लासें ली है वो ऑफलाइन ली है और पहली बार मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो किस तरह अपन पढ़ें, किस आधार पर उसका विभाजन करें, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हम वही पढ़ेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम केवल उसी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन किस प्रकार है, किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है और किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक जो स्वरूप है, उसी के अंतर्गत आती है चीज़ें। भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप का क्या अर्थ होता है या भौतिक विभाजन किस प्रकार किया जाता है। किसी भी प्रदेश में, कोई भी प्रदेश हो सकता है, उसके जो भौगोलिक तत्व होते हैं, भौगोलिक तत्व के आधार पर ही विभाजन होता है। उस भौगोलिक तत्व के आधार पर जो विभाजन होता है उसके द्वारा हम उसे अलग अलग प्रदेशों में बांट सकते हैं। ये विभाजन के जो प्रकार हैं, विभाजन के जो भौगोलिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो भौगोलिक विभाजन के जो तत्व होते हैं उसमें एक नाम आता है उच्चावच, मृदा, जलवायु, कृषि, आर्थिक, दृष्टि। ये भौगोलिक तत्व होते हैं जो विभाजन में महत्वपूर्ण जो है इनका योगदान होता है। जैसे उच्चावच है, उसका अर्थ होता है समुद्र तल से ऊंचाई। आप समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किसी प्रदेश के जो विभाजन को पढ़ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, और उस ऊंचाई के आधार पर ही निर्धारित होता है कि ये मैदानी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से उस उच्चावच के आधार पर, उस ऊंचाई के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। इसके अलावा मृदा के आधार पर, मृदा जो होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की होती है। कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं पर्वतीय मिट्टी होती है, कहीं दोमट मिट्टी होती है। तो ये भी एक विभाजन का प्रकार है। इसके अलावा जलवायु के आधार पर अपन पढ़ते हैं। अपन आगे कोपेन पढ़ेंगे, त्रिवार्ता पढ़ेंगे, जिसमें जो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ऐसे शब्दों का काम आएगा जो कि जलवायु के आधार पर विभाजन है। इसके अलावा कृषि के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि जो होती है, जैसे कहीं पर पेट्रोलियम खनिज पाए जाते हैं, कहीं पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कहीं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के से ये आर्थिक जो दृष्टि है, इस प्रकार से भी आप इसका विभाजन करते हैं, प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विभाजन होता है जो हम पढ़ते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण जो विभाजन काम में आता है वो आता है उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर आता है? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था ऊंचाई। कहाँ से? समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई लेने के लिए एक निश्चित समुद्र तल लेना पड़ेगा, और भारत व राजस्थान या भारत में सभी जगह से जो ऊंचाई ली जाती है, भौतिक ऊंचाई ली जाती है, वो कहाँ से ली जाती है? चेन्नई से। तो भारत का जो समुद्र तल है, भारत का समुद्र तल चेन्नई में है। वहीं से सभी भौतिक जो पठार हैं, पर्वत हैं, इन सभी मैदान हैं, इन सब की ऊंचाई जो है वहीं से ली जाती है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का समुद्र तल है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में। तो इस तरह से पहला जो है ये अपना जो टॉपिक है उसमें उच्चावच में सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो उच्चावच है वो होता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, और भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है? चेन्नई से। तो इसको हमेशा याद रखें, चेन्नई। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमें आना ही चाहिए, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से चेन्नई से हम समुद्र तल जो है वो मापते हैं। जैसे आप 300 मीटर की ऊंचाई तक आ जाएंगे, इसका ग्राफ मैं भी बनवाऊंगा। तो अगर 300 मीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र कहलाता है, भारत में कहीं पर भी 300 मीटर तक की ऊंचाई तक का क्षेत्र मैदान कहलाएगा। 300 से 600 मीटर के बीच का जो औसत क्षेत्र होगा, औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा, वो पठारी क्षेत्र कहलाएगा। इससे ऊपर की जो 1800 तक मीटर की ऊंचाई होगा वो पहाड़ियों के अंतर्गत आएगा, और उसके ऊपर पर्वत पठार कहलाएंगे। आप कहीं जगह अलग अलग नाम है, जैसे कुछ जगह पठारी भाग मिलेंगे आपको, कहीं पर आपको बैराट की पहाड़ियाँ, जो राजस्थान में बैराट की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, पालखेत की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ नामकरण इसलिए हैं कि इनकी औसत ऊंचाई 1800 तक है। इस तरह इससे ज़्यादा जो है वो पर्वत कहलाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला है जो उसका, उसे भी पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। वैसे इसकी औसत ऊंचाई फिलहाल 930 ही है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तब इसकी औसत ऊंचाई 1800 से ज़्यादा थी। इसलिए इसे सभी जो व्यक्तियों द्वारा है पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। सभी व्यक्ति इसे पर्वत ही मानते हैं, अरावली पर्वत। तो अब देखते हैं आगे जो पढ़ते हैं, जो इसका विभाजन है किन किन व्यक्तियों ने किया है। सबसे पहले उस ग्राफ को अपन देख लेते हैं, जो ग्राफ मैंने भी बताया है किस किस तरह ऊंचाइयाँ जो है वो निर्धारित करती है उच्चावच को। सबसे पहले ये जो है भौगोलिक तत्व होते हैं किसी प्रदेश के भौगोलिक तत्वों द्वारा, ये इसकी परिभाषा होती है
किसी प्रदेश के भौगोलिक तत्वों द्वारा जो विभाजन किया जाता है उसे भौतिक विभाजन कहते हैं। ये इसकी जो है सामान्य परिभाषा हो गई। ये इसके जो है तत्व होते हैं, ये भौतिक विभाजन में काम आने वाले तत्व होते हैं। तो इन तत्वों को आप याद रखें, उच्चावच, मृदा, जलवायु, कृषि, आर्थिक दृष्टि। और ये जो उच्चावच होता है इसका अर्थ होता है समुद्र तल से ऊंचाई, और ये ऊंचाई जो है वो ली जाती है चेन्नई से। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग वाला जो थोड़ा सा आपने जो है चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद जो अपन थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं उच्चावच का, उसके बाद हम जो है चैप्टर पे आएंगे, टॉपिक पर आएंगे। तो इसको देख लीजिए। जल्दी से हम एक ग्राफ देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई पर कौन सा क्षेत्र आता है, जिसके कारण आपको कभी भी ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको उनकी औसत ऊंचाई निकालने में भी आसानी होगी। 300 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र जो भारत में कहलाता है वो कहलाता है मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मैदानी क्षेत्र। राजस्थान में भी मैदानी क्षेत्र है। इसका अर्थ होता है कि उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई, उसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है, इसीलिए उसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र होता है, यदि जो अगला क्षेत्र जो पढ़ते हैं या बांटते हैं, उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा नहीं है, 600 से 300 के बीच में, तो वो पठारी क्षेत्र कहलाता है। जैसे जब हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है, इसीलिए उसका नामकरण पठारी क्षेत्र कहा गया है। तो इस तरह से 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र जो 1800 मीटर तक आता है, वहाँ पहाड़ियाँ होती है, उसे कहते हैं पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? पहाड़ियाँ क्षेत्र। और जो इससे आगे वाला क्षेत्र, उससे ऊपर वाला क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? पर्वत या पहाड़ श्रेणी में आता है। इस तरह ये ग्राफ जो है ये उच्चावच का ग्राफ है। उच्चावच के आधार पर किस तरह ऊंचाई के आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, वो इस ग्राफ के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक स्वरूप में उच्चावच के आधार पर विभाजन। इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं किन किन जो व्यक्तियों ने भौतिक विभाजन किया है राजस्थान का, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले वीसी मिश्रा का नाम आता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो वीसी मिश्रा का नाम आता है। किसका नाम आता है? वीसी मिश्रा का। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसी की चर्चा करेंगे, जो पहले कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक विभाजन जो किया है वो किया है वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने वर्ष 1967 में वर्ष 1967 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। और जो भौतिक विभाजन किया उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल ये पहली पुस्तक थी जिसमें राजस्थान का विभाजन, भौतिक विभाजन किया गया। ये पुस्तक, इस पुस्तक का जो है ये लिखी गई 1967 में, और इसका जो प्रकाशन हुआ ये ध्यान रखें 1968 में हुआ। राजस्थान, ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में जो पहली भौतिक विभाजन जो पुस्तक थी, भौतिक विभाजन जिसमें किया गया, वो पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1968 में। किसने, किसके द्वारा किया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस तरह से पहली बार वीसी मिश्रा ने 1967 में एक किताब लिखी राजस्थान का भूगोल। उस भूगोल में जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया। वो किताब का जो प्रकाशन हुआ 1968 में हुआ, और वो प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इसमें राजस्थान का जो विभाजन है 7 प्रकार से किया गया। यहाँ से आप देख लीजिए 7 प्रकार से जो है विभाजन किया गया, और वो जो विभाजन है उनके नाम भी अपन देख लेते हैं। वैसे जो है ये कभी कम बार ऐसा होता है कि ये विभाजन पूछे जाते हैं, लेकिन एबेसिडर में कंफ्यूज करने के लिए ये कभी कभी दे दिए जाते हैं। तो ये जो 7 विभाजन है हम उनका नाम लिख लेते हैं। आप एक बार इनको ध्यान रखें। पहला जो है वो है नहरी क्षेत्र। दूसरा है
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बिल्कुल आप दिमाग में रखिए कि राजस्थान के किस किस भाग की बात की जा रही है। नहरी क्षेत्र का मतलब होता है राजस्थान के ऊपर वाला भाग, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमें पता है जैसलमेर की तरफ का भाग। अर्धशुष्क जो प्रदेश होते हैं वो मरुस्थल की तरफ से पूर्व की ओर जब चलते हैं तो पूर्व पश्चिमी जोधपुर वाला क्षेत्र, जो ये क्षेत्र आते हैं, ये अर्धशुष्क में आते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और अंतिम जो आता है उसका नाम है चंबल बीहड़ क्षेत्र। इस तरह से वीसी मिश्रा ने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया था पहली बार, वो 7 भागों में किया था, और वो 7 प्रकार जो भाग हैं वो निम्न है। ये नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। अब इसके बाद जो हम देखते हैं वो है रामलोचन सिंह। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद जो विभाजन किया वो किया रामलोचन सिंह ने। यह केवल एक में ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनके जो विभाजन किया गया वो कहीं भी मान्य नहीं हुआ, इनके विभाजन किसी प्रकार से उचित नहीं था। तो दूसरा जो विभाजन किया वो किया रामलोचन सिंह ने, और ये विभाजन किया 1971 में। ठीक है, इनका जो विभाजन था वो 3 भागों में किया गया। वृहद क्षेत्र या वृहद प्रदेश, उप प्रदेश, लघु प्रदेश। अब लघु प्रदेश को फिर उन्होंने फिर 12 भागों में बांट दिया, लेकिन वो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपको वैसे 3 भाग याद रखने हैं, और इसमें भी कभी कभी दिया जाता है कंफ्यूजन के रूप में, इससे ज़्यादा कभी डीपली इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जो तीसरे जो हैं जिन्होंने इसका विभाजन किया और वो महत्वपूर्ण है, हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का विभाजन जो है वो 1994 में किया, और यही विभाजन जो है, इसके बाद कोई विभाजन नहीं हुआ, और ये सब जगह माना जाता है, और इसी विभाजन को हम पढ़ते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान का विभाजन किया 4 भागों में। कितने? 4 भागों में किया। और इनका जो विभाजन है, इनकी जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए, जो पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वो वीसी मिश्रा ने लिखी थी, और वो लिखी थी राजस्थान का भूगोल। और ये जो पुस्तक है इसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो आपको जो है अंतर साफ दिख रहा है, यहाँ प्रादेशिक शब्द जोड़ा गया है, और थोड़ा अंतर होना चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकती। तो इस तरह आप याद रखें, जो नई बुक है उसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और इसमें राजस्थान का विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है। वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए आप। अब वो जो 4 विभाजन है उसको सबसे पहले अपन देखते हैं, उनको एक बार साइड में लिखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश,
तीसरा जो है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा जो पॉइंट है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो विभाजन किया हरिमोहन सक्सेना ने, ये उच्चावच के आधार पर किया है। उच्चावच के आधार पर, केवल उच्चावच का उपयोग करते हुए समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर है ये चारों विभाजन किए गए हैं। अब जो ये विभाजन है, इससे पहले अपन देखते हैं कि जो विभाजन है, ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्योंकि इनमें जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने लायक होता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले पृथ्वी पेंजिया कहलाती थी और इसके चारों तरफ का समुद्र जो है, पानी जो है, स्थल भाग जो है, जिसे कहते हैं जल भाग, स्थल भाग, स्थल भाग और जल भाग जो है वो पैंथालासा कहलाता था। जब पृथ्वी में आंतरिक क्रियाएं हुई, आंतरिक जो है विघटन हुआ, उसके बाद जो है पृथ्वी है तीन भागों में बढ़ गई। एक तो जो है पहला भाग है वो है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, टेथिस सागर, जो अंतिम है वो है गोंडवाना लैंड। इस तरह से पृथ्वी का जो है विभाजन हो गया और कहीं कहीं जो देश हैं वो अंगारा लैंड से बने हैं, कहीं टेथिस सागर और कहीं जो है वो गोंडवाना लैंड से बने हैं। भारत जो है, भारत का पूरे देश का निर्माण जो है टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है। अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भारत या राजस्थान का निर्माण में कौन सा जो भाग नहीं है, तो अंगारा लैंड भाग बिल्कुल भी नहीं है। केवल टेथिस सागर और जो गोंडवाना लैंड है, दोनों भागों से ही है भारत और राजस्थान दोनों बने हैं। जबकि जो राजस्थान है उसके दो भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों जो भाग हैं, ये दोनों भाग बने हैं टेथिस सागर से। और पर्वत और पठार, जो पर्वत और पठारी क्षेत्र है, ये बने हैं गोंडवाना लैंड से। इसको आप ध्यान रखें, कभी भी ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। और साथ में पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो भी किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। और जो पर्वतीय प्रदेश और पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड के भाग है। तो जो ऊंचे भाग हैं, पर्वत और पठारी भाग हैं, वो गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। और जो निम्न भाग हैं, जो छोटे भाग हैं, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश जो है उनकी ऊंचाई कम है, वो और मैदानी प्रदेश जो है वो टेथिस सागर से बने हुए हैं। अब जो है हम सबसे पहले जिसकी बात करते हैं, जिस भौतिक भाग की बात करते हैं, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, इस प्रदेश पर हाड़ा जो राजपूतों का शासन रहा है, इसीलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो कई जगह इसका नाम हाड़ौती का पठार सीधा यही आता है, हाड़ौती का पठार। दोनों ही नाम इसके फेमस हैं। या तो आपको कहेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार भी इसे कहा जाता है। अब ये किन किन जिलों में आता है ये आप पहले देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हाड़ौती का पठार जो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन 4 जिलों में है। इन 4 जिलों में हाड़ौती का पठार आता है। तो इन 4 जिलों के अलावा कोई भी हाड़ौती के क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में नहीं है, तो इनमें से एक नहीं दिया जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है और ये 4 जिलों में फैला हुआ है। अब इसकी जो औसत ऊंचाई है ये अपन पहले देखते हैं, क्योंकि इसके आधार पर आप ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसकी इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। अब ग्राफ में आप देखोगे तो 600 मीटर तक जो क्षेत्र होगा, 300 से 600 मीटर वाला क्षेत्र जो होगा वो पठारी कहलाएगा। इसीलिए इसकी औसत ऊंचाई 500 है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पठारी प्रदेश कहा जाता है। यदि 600 से ऊपर होता तो इसे पर्वतीय प्रदेश कहा जाता। तो इस तरह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है उसे हाड़ौती का पठार जो है वो कहा जाता है। ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में फैला हुआ है। इसके बाद जो है अपन देखते हैं
कोटा, बूंदी, बारां, इन तीनों को हमेशा क्रम में लिखें और झालावाड़ को थोड़ा साइड में लास्ट में लिखें, क्योंकि इसका जो विभाजन है वो इस प्रकार का है, जो हम देखेंगे आगे जाके वो इसी प्रकार का है। अब देखते हैं कि ये जो हाड़ौती का पठार है, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो हमने पढ़ा है ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग है राजस्थान में, उस भाग में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें। जैसे आप अरावली पढ़ोगे वो भी गोंडवाना का भाग है, तो उसमें भी कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें। तो सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें कौन किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है वो होता है ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण हुआ है, और ज्वालामुखी उद्गार से फिर इनकी आग्नेय चट्टानें बनी है। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली जो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें पाई। फर्क ये है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें होती है। कौन सी, बेसाल्ट प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बेसाल्ट और एक होती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें। अरावली की तरफ ग्रेनाइट, अभी हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस तरफ बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो हमेशा याद रखें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है। अगर पूछा जाए आग्नेय तो आग्नेय, अगर और डीपली पूछा जाए तो आग्नेय बेसाल्ट चट्टानें। अब इनमें क्या अंतर होता है दोनों में, ये भी अपन जान लेते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें होंगी, उनमें धात्विक खनिज पाए जाएंगे। कौन से, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिनकी चर्चा हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में करेंगे। और आग्नेय चट्टानें जो है वो जो बेसाल्ट प्रकार की है दक्षिण पूर्वी पठारी में, उसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, जिप्सम, इस तरह के जो जैसे सीमेंट कारखाना खोला गया था तो बूंदी में, लाखेरी में, तो इस तरह से इधर जो है अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से, अधात्विक खनिज। और इधर पाए जाते हैं धात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज जो है, इसके अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण जो है, एक अपवाद कहते हैं जिसे, या फिर इसको एक ध्यान में रखने वाले नोट डाल के लिखते हैं कि यहाँ एकमात्र बेसाल्ट चट्टानों से एकमात्र धात्विक खनिज भी निकलता है, एकमात्र निकलता है, और वो एकमात्र धात्विक खनिज है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक धात्विक खनिज है, केवल यही निकलता है। यह एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। कई बार जो है ये पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट चट्टानों से निकलने वाला एकमात्र धात्विक खनिज कौन सा है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम सीधा नहीं निकलता है, एल्यूमिनियम एस्क के रूप में निकलता है, और इसका एस्क होता है बॉक्साइट। कौन सा, बॉक्साइट। तो बे से याद रख सकते हैं आप, बेसाल्ट चट्टानों से एकमात्र जो धात्विक खनिज निकलता है वो एल्यूमिनियम निकलता है, और वो बॉक्साइट के रूप में निकलता है। इसके एस्क का नाम क्या है, बॉक्साइट। फ्री हैंड डायग्राम है, इतना कोई ज़्यादा बनता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में जो है आप जो है हाड़ौती का पठार इसी क्षेत्र में कहलाता है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है, ये जो पठार है ये है मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। तो इस मालवा के पठार के उत्तरी भाग में हाड़ौती का पठार है। तो ये हमेशा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मालवा के पठार का जो है उत्तरी भाग में कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार है। तो मालवा के पठार का उत्तरी भाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार। तो ये मालवा के उत्तर में स्थित है। हाड़ौती का पठार जो है मालवा के उत्तर में स्थित है, मालवा के उत्तर में स्थित है। इधर है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। और इधर ये जो है इस क्षेत्र में अरावली जा रही है।
तो अरावली और विंध्याचल दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र है? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, या फिर ये हाड़ौती का पठार है। तो जो हाड़ौती का पठार है, ये अरावली और विंध्याचल, ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ इधर है, और ये भी खुद भी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जो कि हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। अब हाड़ौती का पठार यहाँ बीच में है, इधर वाला क्षेत्र विंध्याचल वाला है और इधर वाला अरावली वाला है। तो ये दोनों को बीच में मिलाने का काम कर रही है, इन दोनों का मिलन क्षेत्र है यहाँ पे, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है संक्रांति प्रदेश। कौन सा प्रदेश? संक्रांति प्रदेश। इन दोनों का मिलन बिंदु, मिलन क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि इस तरफ अरावली है, उस तरफ विंध्याचल है, इसका कुछ भाग इधर खत्म हो रहा है, इसका कुछ भाग यहाँ से खत्म होते जा रहा है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ लगभग इसी एरिया में आते हैं। इसमें क्या होता है? बूंदी से इधर है सवाई माधोपुर, बूंदी से ऊपर क्या इधर सवाई माधोपुर है। तो इस क्षेत्र में है महान भ्रंश घाटी, एक लंबी सी घाटी बनी हुई है, बूंदी से सवाई माधोपुर की तरफ एक घाटी बनी हुई है, बूंदी से सवाई माधोपुर, इन दोनों के बीच में एक घाटी बनी हुई है। ये जो घाटी है, इस घाटी को क्या कहा जाता है? महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी। ठीक है, इसको भी याद रखें। महान भ्रंश घाटी किन किन जिलों के बीच में है? कोटा बूंदी, बूंदी बारां, बूंदी सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर है बूंदी सवाई माधोपुर के बीच में है। तो महान भ्रंश घाटी बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच में है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और ये मालवा के जो है उत्तर में स्थित है, हाड़ौती का पठार। अब अपन इसके आगे देखते हैं, इसका जो विभाजन करते हैं। थोड़ा यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, हमें इस क्षेत्र की बात करनी है। कोटा को यहाँ, ये मैंने लाइन इसीलिए खींची है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, यहाँ पे जिसे कहते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार है, इसको अपन क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। ये इसके दो भागों में बटा हुआ होता है। हाड़ौती का पठार जो है दो भागों में बटा हुआ होता है। हमने जो जिले पढ़े थे वो ऐसे पढ़े थे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये तीन जो जिले हैं, ये जो तीन जिले हैं और ये एक जिला झालावाड़ है, इन दोनों के, ये दोनों जो तीन जिले हैं ये अलग हैं, और झालावाड़ जो है ये अलग भाग बनाता है हाड़ौती के पठार में। तो हाड़ौती का पठार जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र, और एक है ढक्कन का पठार। कौन सा पठार है? ढक्कन का पठार, विंध्य कगार क्षेत्र और ढक्कन का पठार। तो इस तरह हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार दो भागों में बटा हुआ है। ये ऊपर वाला भाग जो है ये विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? विंध्य, विंध्य का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, इधर विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ इधर राजस्थान में आते आते खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, एक कगार तक आ जाती है। कगार का मतलब होता है किनारा, बिल्कुल अंतिम छोर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ आते खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अंश पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को, कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र को विंध्य कगार क्षेत्र में रखा गया है। जबकि जो ढक्कन का पठार है, ये झालावाड़ पूरा जो भाग है, इस झालावाड़ वाले भाग को किसमें रखा गया है? ढक्कन के पठार में रखा गया है। तो इधर विंध्य कगार क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी और बारां, जबकि ढक्कन का पठार जो है वो कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है, तो इस तरह से आप झालावाड़ जो है, ये पूछा जा सकता है कि विंध्य कगार क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है झालावाड़।
अब हाड़ौती के पठार के दो भाग थे, उसमें एक था विंध्य कगार क्षेत्र और जो दूसरा वाला भाग था वो था दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र है, आगे चलकर 3 भागों में विभक्त हो जाता है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान, जो तीसरा भाग है वो है शाहबाद उच्च भूमि। दक्कन का पठार है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, झालावाड़ का पठार और डंग या फिर डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश। तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसके बाद अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप पूरा अच्छे से पढ़ के आए, बिल्कुल यही जो सारे बता रखे हैं ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आ रखे हैं इनमें से वो मैंने उन्हीं की बात की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आप आसानी से देखें और आसानी से पढ़ें। ये बिल्कुल सिंपल है और इसका जो विभाजन है उसको आप ग्राफ के आधार पर पढ़ें ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें।